नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द बुक्स सोसाइटी में, जहां हम आज की क्लास में एक और किताब की श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं। किताब का कोड होगा BPSE 144। टोटल इस किताब में 15 चैप्टर होंगे और आज की क्लास में हम चैप्टर नंबर 1 को डिस्कस करेंगे। चैप्टर का नाम होगा एक क्षेत्र के रूप में दक्षिण एशिया। चैप्टर को पढ़ने के बाद जो आपको पता चलेगा वो ये पता चलेगा कि दक्षिण एशिया में कौन कौन से देश शामिल हैं, साथ ही साथ इन सभी देशों का भूगोल किस प्रकार का है, इन सभी देशों का इतिहास किस प्रकार का रहा है और इन सभी देशों की राजनीतिक व्यवस्था किस प्रकार से रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं दक्षिण एशिया में कौन कौन से देश शामिल हैं। तो जैसे ही आप दक्षिण एशिया देशों की बात करोगे तो इसमें भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, भूटान है, नेपाल है, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान है। जब हम इन 8 देशों की बात करते हैं तो ये 8 देश दक्षिण एशिया के अंतर्गत कहला आते हैं। इसके अलावा कई बार इसमें म्यांमार को भी शामिल किया जाता है। हालांकि म्यांमार जो है वो दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में है, लेकिन जब हम साउथ एशियाई कंट्रीज़ की बात करते हैं, दक्षिण एशियाई देशों की बात करते हैं, तो उसमें ज़्यादातर इन्हीं 8 देशों को शामिल किया जाता है। कौन कौन से देशों को? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान। इसके बाद श्रीलंका, अफगानिस्तान, मालदीव। इतनी बात क्लियर है कि जब हम दक्षिण एशिया की बात करेंगे तो कौन कौन से देश हमारे सामने आने चाहिए। अब देखो, जब आप दक्षिण एशिया का भूगोल की बात करोगे तो दक्षिण एशिया की जो ज्योग्राफी है वो पूरे विश्व में ना सबसे ज़बरदस्त ज्योग्राफी है। यहाँ पर आपको हिमालय पर्वत की श्रृंखलाएं दिखेंगी। कह रहा है दक्षिण एशिया की आबादी की अगर आप बात करोगे तो दक्षिण एशिया की जो आबादी है वो सबसे ज़्यादा है। लगभग ये माना जाता है कि 20% आबादी यहाँ पर पूरी दुनिया की निवास करती है। तो दक्षिण एशिया दुनिया की सबसे अधिक आबादी वाले क्षेत्रों में से एक है। दुनिया की लगभग 20% आबादी केवल इसी क्षेत्र में रहती है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि ये आबादी जो है बहुत सारी विभिन्नताओं भरी है। यहाँ पर विभिन्न जातियाँ हैं, विभिन्न भाषाएं हैं, बहुत सारी धार्मिक विशेषताओं वाले लोग रहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, इवन भारत में देख सकते हो आप, भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी कितने ही धर्म है हमारे यहाँ। इसी प्रकार से पाकिस्तान में इस्लामिक कंट्री है, बांग्लादेश एक इस्लामिक कंट्री है, नेपाल भूटान को आप देखोगे तो वहाँ पर आपको बुद्धिज़्म दिखाई देगा। इसी प्रकार से हिंदुत्व भी दिखाई देगा नेपाल में आपको, श्रीलंका में आपको बुद्धिज़्म दिखाई देगा। तो इस टाइप से हम देखते हैं कि जो दक्षिण एशिया के देश हैं ये ना सिर्फ घनी आबादी वाले हैं बल्कि उतनी ही ज़्यादा विभिन्नताओं भरे देश भी हैं ये। यहाँ पर विभिन्न धर्म के लोग रहते हैं, विभिन्न जाति के लोग रहते हैं, विभिन्न भाषाओं के लोग रहते हैं। इसके साथ साथ इसके उत्तर में हिमालय पर्वत की अपार श्रृंखलाएं हैं। इतना ही नहीं, साउथ में देखोगे तो आप दक्कन के पठार हैं। इन गंगा जो नदी है, ब्रह्मपुत्र जो नदी है, सिंधु जो नदी है, वो इस क्षेत्र की जीवन रेखा कहलाती है। ठीक इसी प्रकार से रेगिस्तानी इलाके भी हैं यहाँ पर। इससे ये पता चलता है कि जो दक्षिण एशिया है ये भौगोलिक रूप से एक समृद्ध जगह है, जहाँ पर आपको पर्वत भी दिखेंगे, पठार भी दिखेंगे, झील झरने चट्टान भी दिखेंगे और दुनिया की सबसे बेहतरीन नदियों में से एक नदियाँ यहाँ पर आपको पाई जाएंगी। इसके साथ साथ भूवैज्ञानिक ये बताते हैं कि यहाँ का जो इतिहास है वो भी बड़ा रोचक रहा है। विभिन्न प्रकार की जो सभ्यताएं यहाँ पर फली फूली हैं। इसके अलावा जब आप दक्षिण एशिया की ज्योग्राफी को और ध्यान से देखते हैं तो ये सभी देश में से ज़्यादातर देश जो हैं वो ज़मीनी सीमाओं द्वारा जुड़े हुए हैं। तो देखो, जब भी कोई देश ज़मीनी सीमाओं द्वारा जुड़ा रहेगा तो ऐसे में बहुत सारी समस्याएं भी होंगी। जैसे कि ऐसे जो देश जो ज़मीनी माध्यम से जुड़े होते हैं वहाँ पर ज़मीनी विवाद भी होते हैं, कई बार नदियों के पानी को लेकर विवाद होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, भारत और पाकिस्तान के बीच में आप देखते हैं कश्मीर विवाद है, सिंधु नदी को लेकर विवाद है। ठीक इसी प्रकार से भारत और बांग्लादेश के बीच में गंगा नदी के पानी को लेकर बंटवारे पर मतभेद हैं। तो देखो, जब बहुत सारे देश भौगोलिक सीमाओं से जुड़े हुए होते हैं तो इसका प्रॉफिट ये होता है कि वो सभी देश एक ऑर्गेनाइजेशन बनाकर अपना विकास कर सकते हैं। लेकिन लॉस ये है कि कई बार इनके बीच में संघर्ष भी होता है और वो संघर्ष ज़्यादातर सीमा विवाद को लेकर होता है और जल विवाद को लेकर होता है, जो कि भारत और पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश में समय समय पर दिखाई भी देता है। हालांकि भारत और पाकिस्तान में सिंधु नदी के पानी के बंटवारे को लेकर 1960 में वर्ल्ड बैंक की सहायता से सिंधु जल संधि की गई थी। ठीक इसी प्रकार से गंगा जल बंटवारा संधि बांग्लादेश के साथ भी की गई थी। हालांकि जब दो देश की सीमाएं जुड़ी होती हैं तो अगर दोनों देश एक दूसरे को सहयोग करें, कॉपरेट करें, तो शायद सुरक्षा बहुत अच्छे से हो सकती है। लेकिन आप जब दक्षिण एशिया के देशों की बात करोगे तो यहाँ पर चीज़ें कुछ अलग तरीके से हैं। यहाँ पर बड़े पैमाने पर अवैध प्रवास करवाया जाता है, यहाँ पर बड़े पैमाने पर तस्करी होती है, ना सिर्फ कीमती वस्तुओं की बल्कि मनुष्यों की भी तस्करी की जाती है। इसके साथ साथ आतंकवाद और उग्रवाद को भी यहाँ पर बढ़ावा दिया जाता है। भारत और श्रीलंका के बीच में समुद्री विवाद रहता है। तो दक्षिण एशिया में देखोगे आप तो बहुत सारी विषमताएं भी हैं तो बहुत सारी विशेषताएं भी हैं।
तीन चौथाई जो भूभाग है यहाँ पे उसमें भारत का हिस्सेदारी आती है। 70% आबादी इस क्षेत्र में जो है वो भारत की है। जो रिसोर्सिस हैं वो सारे रिसोर्सिस मोस्टली लगभग 70% भारत के पास हैं। यानी कि जब दक्षिण एशियाई देशों की आप बात करते हो तो दक्षिण एशियाई देशों में जो बाहुबली देश है वो भारत है, क्योंकि लगभग 75% भूभाग इसके पास है, 70% आबादी इसके पास है और बहुत सारे रिसोर्सेज भी इसके पास हैं। इसके अलावा दक्षिण एशियाई देशों को बहुत सारी प्राकृतिक आपदाओं, नेचुरल डिजास्टर्स का भी सामना करना पड़ता है। लाइक डेट क्लाइमेट चेंज जो जो हो रहा है, चक्रवात आ रहे हैं, बाढ़, भूकंप जैसी चुनौतियां यहाँ पर लगातार आती रहती हैं। नेपाल तो इसका लगभग गढ़ बन चुका है। तो जब आपसे पूछा जाए दक्षिण एशिया की ज्योग्राफी बताओ, तो यहाँ से आप ये चीज़ें बताओगे। आई होप सो चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। अगर चीज़ें समझ में आ रही हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करो और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करो। अब हम बात करते हैं साउथ एशिया की हिस्ट्री की। तो जब आप दक्षिण एशिया का इतिहास देखते हो तो इसे हम चार भागों में अलग अलग तरीके से बांटते हैं। तो दक्षिण एशिया का जब आप इतिहास देखोगे तो यहाँ पर सबसे पहले आपको पता चलेगा यहाँ के इतिहास की शुरुआत होती है सिंधु घाटी सभ्यता से, जो कि आपने हिस्ट्री में पढ़ी भी होगी कि सिंधु घाटी जो सभ्यता है वो दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। तो सबसे पहले सिंधु घाटी जो सभ्यता की अगर आप बात करोगे तो इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर ना लोहा नहीं मिला था। और ये बात हम कर रहे हैं आज से लगभग 5000 साल पहले। तो आज से 5000 साल पहले जॉन मार्शल के नेतृत्व में सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई थी, जिसमें यह बताया गया था कि इस सभ्यता का जो टाइम पीरियड है वो 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व, यानी कि लगभग आज से 5000 साल पुरानी ये सभ्यता है। अब देखिए इस सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए रखा गया क्योंकि इसके अधिकतर स्थल जो है वो सिंधु नदी के किनारे मिले थे। अब आप इसमें देखते हैं तो आधुनिक जो पूरा पाकिस्तान है, कुछ इलाके अफगान के भी हैं और भारत के जो थोड़े बहुत इलाके भारत के भी हैं, जो कि आपको भारत के वेस्ट नॉर्थ में मिलेंगे। यानी कि भारत में जो नॉर्थ वेस्ट का इलाका है, कश्मीर में मांडा है एक जगह, इसी प्रकार से मेरठ में आलमगीरपुर है एक जगह। तो ये सब जगह जो है, या फिर पंजाब के कुछ क्षेत्र होंगे, हरियाणा के कुछ क्षेत्र होंगे, गुजरात के भी कुछ क्षेत्र होंगे, ये सब सिंधु घाटी सभ्यता के उस समय के क्षेत्र थे। तो अगर आप बात करते हैं दक्षिण एशिया के इतिहास की तो इसकी शुरुआत होती है सिंधु घाटी सभ्यता से, जिसे कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहते हैं। ये बात आज से 5000 साल पुरानी है लगभग। आधुनिक पाकिस्तान पूरा का पूरा सिंधु घाटी सभ्यता का ही कभी हिस्सा था। इसके अलावा जब आपने सिंधु घाटी सभ्यता की अगर विशेषताएं पढ़ी होंगी तो आपको पता चला होगा कि यहाँ पर पक्की ईंटों के घर मिले थे। बड़े पैमाने पर जल निकास प्रणाली यानी कि नालियों के बारे में पता चला था। इससे पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों को धातु विज्ञान के बारे में पता था, हस्तशिल्प कलाओं के बारे में पता था। और यहाँ के दो बड़े स्थल थे, एक हड़प्पा और एक मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता के अंत के बाद एक नई सभ्यता का शुरू हुआ जिसे वैदिक सभ्यता भी कहते हैं। यानी कि दक्षिण एशिया के इतिहास की शुरुआत सिंधु घाटी सभ्यता से होती है। उसके बाद जो एक नई सभ्यता आती है वो आती है वैदिक सभ्यता, जिसका टाइम पीरियड लगभग 1500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व था। इस दौरान आर्य प्रजाति के लोग भारत में आएंगे और लोहे की खोज हो जाएगी। बड़े पैमाने पर वेदों की रचना की जाएगी, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इसके अलावा आगे चलकर बौद्ध धर्म फैलेगा, जैन धर्म फैलेगा और उपमहाद्वीप में विभिन्न प्रकार की धार्मिक विभिन्नताएं शुरू हो जाएंगी। आगे चलकर दक्षिण एशिया के इतिहास में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा जब सन 700 के बाद इस क्षेत्र में इस्लामीकरण फैलेगा, इस्लाम का आगमन होगा। अरब, तुर्क और मंगोल बड़े पैमाने पर अपनी आक्रमणकारी सेनाओं के माध्यम से इस क्षेत्र पर आक्रमण करेंगे और इस क्षेत्र की जो राजनीतिक और धार्मिक व्यवस्था है उसे पूरी तरीके से अस्त व्यस्त कर देंगे। दक्षिण एशिया की जो जातीय और भाषा पर इस चीज़ का इम्पैक्ट पड़ेगा और इसके ऊपर मध्य एशिया के जो देश हैं वहाँ की भाषा और संस्कृति का प्रभाव पड़ने लग जाएगा। यानी कि जो आज के फारस हैं, ईरान, इराक हैं, यहाँ की संस्कृति यहाँ पर फैलने लग जाएगी। लेकिन मुद्दा यहीं तक ही नहीं होगा। इसके बाद ब्रिटिश शासन आएगा और औपनिवेशिक युग की शुरुआत होगी। सन 1600 के बाद यहाँ के अधिकतर देशों में औपनिवेशीकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। बड़े पैमाने पर ब्रिटिश द्वारा, फ्रांसीसियों द्वारा, डचों द्वारा इस क्षेत्र का उपनिवेशीकरण शुरू किया जाएगा। तो इस फिर आगे चलकर 1945 के बाद यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इन सभी देशों का जो राजनीतिक इतिहास है वो संघर्षों से भरा रहेगा और हर एक देश धीरे धीरे करके क्या करेगा, आज़ादी की लड़ाई लड़ेगा और आज़ादी के संघर्ष में टाइम टू टाइम हर एक देश आज़ाद भी हो जाएगा। तो जब आप दक्षिण देश एशिया के देशों के इतिहास की बात करते हैं तो ये सिंधु घाटी सभ्यता से शुरू होता है, फिर वैदिक सभ्यता, फिर इस्लाम का आगमन और आफ्टर दैट ब्रिटिश का आना, स्वतंत्रता आंदोलन और इन सभी देशों का आज़ाद हो जाना। ये सब दक्षिण एशिया का इतिहास रहा है। अब हम बात कर रहे हैं दक्षिण एशिया की राजनीति की। तो देखो जब आप दक्षिण एशिया की राजनीति की बात करोगे तो ज़्यादातर देशों पे ब्रिटिश प्रशासन था। तो ब्रिटिश प्रशासन के होने की वजह से इन सभी देशों की जो राजनीति भी थी वो अंग्रेजी प्रशासन से मिलती जुलती थी। जैसे कि अगर आप बात करें हम पूरी दुनिया में एग्जीक्यूटिव के बारे में, देखो इस पैराग्राफ को समझाने से पहले मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ ताकि चीज़ें आपको समझ में आए। पूरी दुनिया में कार्यपालिका ना तीन प्रकार की होती है।
एक होती है संसदीय, एक होती है अध्यक्षात्मक, एक होती है अर्धाध्यक्षात्मक। अब ये क्या होती है मैं बता रहा हूँ आपको। देखो संसदीय व्यवस्था में क्या होगा, प्रधानमंत्री भी होगा और राष्ट्रपति भी होगा। प्रधानमंत्री को जनता चुनेगी लेकिन राष्ट्रपति को जनता नहीं चुनेगी, जैसा कि भारत में प्रधानमंत्री को कौन चुनता है, जनता चुनती है, राष्ट्रपति को जनता नहीं चुनती है। ये कौन सी व्यवस्था है, ये पार्लियामेंट सिस्टम है। कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। हालांकि थोड़ा सा अलग है, ब्रिटेन में राजा होता है। संसदीय व्यवस्था तो ये हो गई। अध्यक्षात्मक व्यवस्था क्या होती है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम क्या होता है। तो अध्यक्षात्मक व्यवस्था में सिर्फ राष्ट्रपति होगा, जैसा कि अमेरिका में सारी की सारी पावर किसके पास होगी, राष्ट्रपति के पास होगी। तीसरा सिस्टम होता है अर्ध अध्यक्षात्मक, यानी कि सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम। इसमें क्या होगा, प्रधानमंत्री भी होगा, राष्ट्रपति भी होगा, दोनों को ही जनता चुनेगी, लेकिन पावर जो है प्रधानमंत्री से ज़्यादा राष्ट्रपति के पास रहेगी, जैसा कि श्रीलंका में। तो जब आप दक्षिण एशिया के देशों की राजनीति देखते हो तो यहाँ पे आपको तीनों ही टाइप का सिस्टम दिखाई देगा। ज़्यादातर देशों ने अलग अलग समय पर पार्टी और राजनीतिक लामबंदी की शुरुआत करी। क्योंकि इस क्षेत्र में धर्म, जाति और भाषा के आधार पर विविधताएं हैं, ऐसे में हर देश की जो राजनीति है वो थोड़ी थोड़ी अलग रही। जैसे कि सरकार के स्वरूप की जब आप बात करोगे तो क्या हुआ, औपनिवेशिक काल के बाद, यानी कि जब इन सभी देशों ने स्वतंत्रता हासिल करी, तो इन सभी देशों ने अपने अपने देशों में नया नया कॉन्स्टिट्यूशन बनवाया, नया नया संविधान बनवाया, और ज़्यादातर देशों ने द्विसदनीय विधायिका अपनाई। जैसे कि भारत में एक लोकसभा है, एक राज्यसभा है। मोस्टली देशों ने संसदीय लोकतंत्र को अपनाया, ब्रिटिश व्यवस्था को अपनाया, लेकिन कुछ देशों ने अर्ध राष्ट्रपति प्रणाली को अपनाया, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको श्रीलंका। कुछ देशों में संवैधानिक राजतंत्र रहा, जैसे कि नेपाल। नेपाल में क्या रहा, राजा का भी शासन रहा, और 1990 में वहाँ पर प्रधानमंत्री और संसद की स्थापना भी की गई। भूटान में आज भी राजतंत्र है। तो भारत की बात करो तो भारत ने संघीय विशेषताओं वाली संसदीय व्यवस्था शुरू करी, जहाँ पर केंद्र सरकार भी होगी, राज्य सरकार भी होगी, दोनों के कार्य क्षेत्र अलग अलग होंगे, लेकिन जो राज्य है वो केंद्रों पर डिपेंड होगा। पाकिस्तान की बात करो तो पाकिस्तान ने सैन्य शासन का रास्ता अपनाया। वहाँ पर सेना ही बाहुबली है, सेना ही पूरे क्षेत्र को क्या कर रही है, कंट्रोल कर रही है। ठीक इसी प्रकार से बांग्लादेश की बात करोगे तो बांग्लादेश का निर्माण 1971 में हुआ। पहले ये पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। फिर क्या हुआ, बांग्लादेश में जातीय संसद की स्थापना हुई। शुरुआत में वहाँ पर जो राष्ट्रपति बने बंगबंधु, जिन्हें हम मुजीबुर रहमान के नाम से जानते हैं, उन्होंने चीज़ें में संशोधन किया और वहाँ पर एक राष्ट्रपति प्रणाली शुरू हुई। फिर इसी प्रकार से नेपाल की बात करोगे तो नेपाल में वर्तमान में संसद में द्विसदनीय विधायिका है, जो कि 7 के 7 प्रांतों से सीधे चुनाव द्वारा चुनी जाती है। हालांकि चीन का हस्तक्षेप यहाँ पर लगातार बना रहता है। इसी प्रकार से मालदीव की बात करोगे तो मालदीव की विधायिका में राष्ट्रपति प्रमुख है। भूटान में पहले राजतंत्र था, लेकिन 2007 के बाद संसदीय व्यवस्था यहाँ पर भी थोड़ी थोड़ी शुरू कर दी गई है। हालांकि अभी भी सर्वोच्च पद राजा का ही बना है। अफगानिस्तान की राजनीति अस्थिरता का शिकार रहती है, और अभी आपको पता ही है वहाँ पर तालिबान शासन चल रहा है। तो इस प्रकार से दक्षिण एशिया देशों की ये राजनीति रही है, वहाँ का सरकार का स्वरूप रहा है। अब हम बात करते हैं दक्षिण एशिया के देशों में राजनीतिक दलों की क्या भूमिका रही है। तो देखो, एक राजनीतिक दल की परिभाषा क्या होती है। तो सत्ता की प्राप्ति के उद्देश्य से जब कोई ग्रुप बनाया जाता है तो राजनीतिक दल कहलाता है। तो दक्षिण एशिया के देशों की आप बात करोगे तो यहाँ के जितने भी राजनीतिक दल हैं, उनकी जो लोकप्रियता हुई है वो राष्ट्रवाद की वजह से हुई है। क्योंकि ये सभी देश देखो कभी ना कभी गुलाम थे, कभी ना कभी उपनिवेश थे। तो इसकी वजह से जिन जिन पार्टियों ने आज़ादी की डिमांड रखी वो पार्टियां यहाँ पर लोकप्रिय हो गई। जैसे कि भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस, बांग्लादेश में अवामी लीग, श्रीलंका में सिलोन नेशनल कांग्रेस, आगे चलकर ये यूनाइटेड नेशनल पार्टी के रूप में बनी। तो इससे पता चलता है कि जब आप दक्षिण एशिया के देशों के राजनीतिक दलों के इतिहास को पढ़ोगे तो ज़्यादातर जो राजनीतिक दलों का विकास हुआ है वो विकास हुआ है राष्ट्रवाद की वजह से, देशभक्ति की भावना की वजह से। आगे चलकर लोकतंत्र जैसे जैसे गहरा होने लगा इन देशों में, तो इन देशों में बहुदलीय प्रणाली शुरू हुई, बहुत सारी पार्टियों का उदय हुआ। जैसे पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी, श्रीलंका में फ्रीडम पार्टी, नेपाल में कांग्रेस, भारत में बीजेपी की बात कर लीजिए आप, या फिर अन्य राजनीतिक पार्टियों की बात कर लीजिए। तो धीरे धीरे इस क्षेत्र की राजनीति में उप क्षेत्रीय राजनीति का भी उदय शुरू हो गया। यानी कुल मिलाकर इन सभी क्षेत्रों में राजनीतिक दलों की उत्पत्ति किसकी वजह से हुई है, राष्ट्रवाद की वजह से हुई है। अब राजनीतिक प्रोसेस की बात कर लो। तो देखो, राजनीतिक प्रोसेस अगर आप इन सभी देशों में देखोगे, मैंने चीज़ें देखो हाईलाइट कर रखी हैं और आप इन्हें स्क्रीनशॉट लेकर भी पढ़ सकते हो अगर आपके पास किताब नहीं है, और किताबें आ गई हैं तो आप इन्हें और ध्यान से चीज़ों को रखिए। देखो, दक्षिण एशिया के जब आप पॉलिटिकल प्रोसेस की बात करोगे, राजनीतिक प्रक्रियाओं की बात करोगे, तो हर देश में थोड़ा सा अलग अलग पैटर्न दिखाई देगा, लेकिन कुछ देशों में एक जैसा पैटर्न दिखाई देगा। जैसे कि ज़्यादातर देशों में नेपोटिज्म दिखाई दिखाई दिया, भाई भतीजावाद दिखाई दिया, परिवारवाद दिखाई दिया, वंशवाद दिखाई दिया, जैसे कि यहाँ पर लिखा भी है। दक्षिण एशिया में कई राजनीतिक दल वंशवाद की राजनीति पर चलते रहे, जैसे कि भारत में नेहरू गांधी परिवार चलता रहा, पाकिस्तान में भुट्टो शरीफ परिवार, श्रीलंका में कुमारा तुंगा राजपक्षे परिवार, इसी प्रकार से नेपाल में कोइराला परिवार। तो कुछ ही परिवार के सदस्यों ने राजनीति को अपना गढ़ बना लिया, उन्होंने अपनी विरासत समझ ली इसको।
तो ऐसे में जो दक्षिण एशिया का पॉलिटिकल प्रोसेस था, इससे पता चलता है लोग ज़्यादा अवेयर नहीं थे, लोग ज़्यादा जागरूक नहीं थे, या फिर लोगों के पास ज़्यादा चॉइस भी नहीं थी। तो परिवार के नाम पर इस महाद्वीप में कई बार हिंसक राजनीतिक संघर्ष भी हुए हैं, कई बार मुक्ति और बलिदान की यादें भी दिखाई दी हैं। लेकिन मतदाताओं ने कई बार राजनीतिक दलों के प्रदर्शनों को उचित मान्यता भी दी है। हर बार वंशवाद का मुद्दा सफल नहीं हुआ है। दलीय राजनीति दक्षिण एशिया में धर्म और जाति के पहचान पर राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती जा रही है। आगे इस क्षेत्र की अंतर क्षेत्रीय राजनीति की बात करते हैं। तो अंतर क्षेत्रीय राजनीति की बात करें तो हर एक देश, चाहे आप भारत की बात कर लो, श्रीलंका की बात कर लो, पाकिस्तान की बात कर लो, बांग्लादेश की बात कर लो, हर एक क्षेत्र जाति, भाषा और धर्म के आधार पर राजनीति की समस्याओं से जकड़ा हुआ है। हर एक देश के अंदर की जो राजनीति है वो संघर्ष की राजनीति रही है। आए दिन दंगे फसाद होते रहते हैं। 1971 में पूर्वी पाकिस्तान में भयानक नरसंहार हुआ था, बड़े पैमाने पर शरणार्थी संकट हुआ था और आगे चलकर बांग्लादेश की मुक्ति हुई। इसी प्रकार से श्रीलंका में तमिल और सिंघलियों के बीच में लड़ाई झगड़े रहते हैं। नेपाल में मधेश जनजाति को लेकर आए दिन दंगे फसाद रहते हैं। इसी प्रकार से भूटान में लेप्चा भूटिया जनजाति को लेकर मतभेद बने रहते हैं। और भारत की बात तो आपसे कहीं छुपी ही नहीं है। तो अगर यहाँ से क्वेश्चन ये बने कि दक्षिण एशियाई क्षेत्र में प्रचलित सरकारों के विभिन्न रूप कौन कौन से हैं, तो दक्षिण एशिया की सरकारों में आप संसदीय रूप भी बताओगे, सैनिक तानाशाही भी बताओगे, अध्यक्षात्मक सिस्टम भी बताओगे, अर्धाध्यक्षात्मक सिस्टम भी बताओगे। यहाँ पर ये आंसर लिखना है। और अगर क्वेश्चन ये आ जाए दक्षिण एशिया में राजनीतिक दलों की प्रमुख विशेषताओं की व्याख्या कीजिए, तो ये राष्ट्रवाद पर आधारित थे, वंशवाद पर आधारित थे। ठीक है। और जो इनका प्रोसेस था, जो पॉलिटिकल प्रोसेस था, वो एक दूसरे के सहयोगात्मक और कई बार संघर्षात्मक भी था। यहाँ पर आप ये आंसर लिखोगे। आई होप सो इन दोनों प्रश्नों का उत्तर देने में आप सक्षम हैं। चीज़ें समझ में आ रही हैं तो वीडियो को देखो, लाइक ज़रूर करना और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना, ताकि हम इस पूरे पूरे सीरीज़ को कंप्लीट करवा सकें। आगे जो चैप्टर में बताया गया है वो आज की जो विश्व राजनीति है उसमें दक्षिण एशिया की क्या स्थिति है। तो जब आप वैश्विक भू राजनीति की बात करोगे तो इसकी शुरुआत होती है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। तो आप सभी को पता है 1939 से लेकर 1945 तक क्या हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, दूसरा विश्व युद्ध हुआ था। और दूसरे विश्व युद्ध के बाद दो महाशक्तियों का उदय हुआ, एक और था पूंजीवादी अमेरिका और दूसरी और था साम्यवादी सोवियत संघ। तो पूंजीवादी अमेरिका और साम्यवादी सोवियत संघ के बीच में जो विचारधाराओं का संघर्ष चला, इस संघर्ष को हम शीत युद्ध के नाम से जानते हैं। तो शीत युद्ध के दौरान अगर हम दक्षिण एशिया की बात करेंगे तो सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में जो तनातनी चली उसे हम शीत युद्ध कहते हैं। शीत युद्ध के दौरान ना भारत और पाकिस्तान के बीच में मतभेद बहुत ज़्यादा फैला गया। उसका रीज़न ये था कि पाकिस्तान ने खुला सपोर्ट अमेरिका को दिया और अमेरिका के संगठन सीटो और सेंटो में वो शामिल हो गया, जबकि भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई। भारत ने कहा ना मैं अमेरिका से शामिल होऊंगा ना सोवियत संघ से शामिल होऊंगा और अपनी एक विदेश नीति अलग बनाऊंगा। तो भारत ने तो 1960 के दशक में गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई। लेकिन जब 1971 में 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ तो भारत ने सोवियत संघ से 20 वर्षीय मित्रता संधि भी कर ली, जिससे भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति कहीं ना कहीं असफल हुई। वहीं पाकिस्तान ने 1950 में ही अमेरिकी सैन्य संगठन सीटो और सेंटो में शामिल होकर अपनी मंशा जाहिर कर दी कि वो इस क्षेत्र की राजनीति को संघर्षों में बदलेगा। तो 1971 के दौरान ये द्वंद्व बहुत ज़्यादा स्पष्ट हो गया। अब तक भारत और पाकिस्तान में 4 बार युद्ध हो चुके हैं और कई बार इन युद्धों में अमेरिका और सोवियत संघ की जो उपस्थिति है वो भी प्रभावित करने वाली रही है। इसी प्रकार से अमेरिका ने पाकिस्तान में मुजाहिदीन को बढ़ावा दिया है ताकि वो अफगान में अपनी चीज़ों को कंट्रोल कर सके। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनकी चर्चा अगले चैप्टर में और भी ज़्यादा विस्तार से की जाएगी। तो इसलिए मेरी कोशिश है कि इन थोड़ी थोड़ी चीज़ों को थोड़ा अच्छे से बता दिया जाए ताकि चीज़ें आपको समझ में आए। दक्षिण एशिया की जो राजनीति है इसमें एक बहुत बड़ा मुद्दा आतंकवाद का है। तो आज आप देखते हो हर बड़े बड़े सम्मेलनों में आतंकवाद का मुद्दा उठता रहा है और इसके लिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान की ज़मीनी सीमा का प्रयोग बड़े पैमाने पर किया जाता है। ये माना जाता है कि जो पाकिस्तान है वो आतंकवाद का यूज़ भारत के खिलाफ निर्देशित करता है। 1980 के दशक में हालांकि ये चीज़ थोड़ी सी कम हुई। 1998 में भारत और पाकिस्तान दोनों ही परमाणु संपन्न देश बन चुके थे। ऐसे में दक्षिण एशिया में एक बहुत संकट बड़ा पैदा हो चुका था। वो संकट ये था कि अगर दोनों देशों के बीच में युद्ध हुआ तो कहीं ना कहीं परमाणु युद्ध ना हो जाए। और 1999 का जब कारगिल संकट हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में तो सबको लग भी रहा था कि पक्का पक्का यहाँ पर परमाणु युद्ध होगा। इसी प्रकार से अमेरिका में जब 11 सितंबर 2001 को आतंकी हमला हुआ तो अमेरिका ने शपथ ली कि वो पूरी दुनिया से आतंकवाद को समाप्त कर देगा और इसके तहत उसने पाकिस्तान और अफगानिस्तान में बड़े पैमाने पर छापेमारी करी और अंततः ओसामा बिन लादेन की हत्या की गई। दक्षिण एशिया में चीन की अगर आप भागीदारी की बात करोगे तो दक्षिण एशिया में चीन लगातार अपना हस्तक्षेप करता जा रहा है। चीन अपनी वन बेल्ट वन रूट योजना के माध्यम से इन सभी देशों को आसानी से अपने कर्ज जाल में फंसाया जा रहा है और वो इन
क्षेत्र की यानी कि दक्षिण एशिया के क्षेत्र की राजनीति को पूरी तरीके से कंट्रोल कर रहा है। जैसे कि श्रीलंका में एक पोर्ट है हम्बनटोटा पोर्ट, इसी प्रकार से पाकिस्तान में है ग्वादर पोर्ट, और बांग्लादेश में एक जगह है मोंगला पोर्ट। तो ये तीनों ही जो पोर्ट हैं श्रीलंका, पाकिस्तान और बांग्लादेश के, इसमें बड़े पैमाने पर जो अमाउंट लगाया है वो चाइना ने लगाया है, और इस परियोजनाओं के माध्यम से वो इन देशों की आर्थिक और राजनीतिक चीज़ों के अंतर्गत क्या करना चाहता है, हस्तक्षेप करना चाहता है और इन देशों को अपने कंट्रोल में लेना चाहता है। क्योंकि चीन को पता है कि इन सभी देशों में सिर्फ भारत ही उसका प्रतिद्वंदी है, ऐसे में भारत को पीछे रख करके वो कहीं ना कहीं इन सभी देशों को कंट्रोल कर लेगा। लेकिन ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत, अमेरिका, चीन के इस प्रयास को रोकने के लिए लगातार प्रतिबद्ध हैं। तो अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि शीत युद्ध के दौरान दक्षिण एशिया पर क्या इम्पैक्ट पड़ा, तो शीत युद्ध के दौरान दक्षिण एशिया कहीं ना कहीं शीत युद्ध की आग में झुलस गया। जहां पाकिस्तान ने अमेरिकी गठबंधन का हिस्सा किया, वहीं भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई, जिसके परिणामतः दोनों देशों के संबंध और भी ज़्यादा खराब हो गए। अगर हम आज की बात करें तो दक्षिण एशिया की वर्तमान स्थिति की व्याख्या करिए आप, तो क्षेत्रीय आधार पर चीन का जो उसमें इंटरनल सपोर्ट किया जा रहा है और कर जाल में फंसाकर इन सभी देशों की राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित किया जा रहा है, ये बात आप यहाँ लिखोगे। अब हम इस चैप्टर के लास्ट पैराग्राफ की बात करते हैं और उसके बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा कि दक्षिण एशिया में हम कैसे आर्थिक विकास को कर सकते हैं और दक्षिण एशिया के देशों में जो मतभेद है उसे कैसे हम सहयोग में बदल सकते हैं। तो देखो, जब आप दक्षिण एशियाई देशों की समस्याओं को देखोगे तो यहाँ पर गरीबी है, शिक्षा है, यानी कि गरीबी बहुत ज़्यादा है, शिक्षा की जो समस्या बहुत ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पर शिक्षा का स्तर उतना उच्च नहीं है जितना होना चाहिए, स्वास्थ्य का स्तर उतना उच्च नहीं है जितना होना चाहिए। तो ये इस क्षेत्र की बहुत बड़ी चुनौती है। अगर आप दक्षिण एशिया में ह्यूमन डेवलपमेंट देखोगे, मानव विकास देखोगे, तो अगर आप श्रीलंका को छोड़ दो तो बाकी सभी देशों के जो हालात हैं वो बद से बदतर हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की जो रैंकिंग है उसमें 190 देशों में शामिल किया गया है और 190 देशों में श्रीलंका का स्थान 72 है। नेपाल 142 नंबर पे आता है, बांग्लादेश 133, भूटान 129, भारत की हालत और भी ज़्यादा बेकार है, 131 पे है, पाकिस्तान 154 पे है। यानी कि पूरे विश्व में जो 190 देशों की रैंकिंग लाई जा रही है उसमें इन सभी देशों का जो स्कोर है वो 100 के पार है, जिससे पता चलता है कि इन सभी देशों में ह्यूमन डेवलपमेंट की स्थिति क्या होगी। इसी प्रकार से पॉवर्टी इंडेक्स देखोगे, गरीबी का सूचकांक देखोगे, तो इसमें आपको भारत का स्थान और भी ज़्यादा बद से बदतर दिखाई देगा। 532 मिलियन गरीबी दक्षिण एशिया के देशों में दिखाई देती है। तो बड़े पैमाने पर गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी, आतंक, ये सब चीज़ें इस क्षेत्र की विशेषताएं हैं। अब मैं कह रहा हूँ ये विशेषताएं, वैसे ये कमियां हैं, लेकिन अगर आप बोलोगे सबसे ज़्यादा गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी कहाँ है, आतंकवाद कहाँ पनपता है, तो दक्षिण एशिया के देशों में आपको दिखाई देगा। तो दक्षिण एशिया में इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे किया जाए, तो ह्यूमन डेवलपमेंट देख लिया आपने कैसे है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखोगे तो हालात और भी बेकार हैं। जीडीपी का हमेशा यहाँ पर संकट रहता है। 2008 में जब पूरे विश्व में संकट आया था तो यहाँ पर मुद्रास्फीति और ज़्यादा हो गई थी। वर्तमान में आप देख ही लीजिए पाकिस्तान में कितनी ज़्यादा महंगाई है, भारत का हाल क्या है, भारत में कितनी ज़्यादा महंगाई है, श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस अभी अभी हुआ ही है। तो जब आप दक्षिण एशिया की बात करोगे तो इन सभी देशों में क्योंकि यहाँ पर उपनिवेशवाद था तो इसलिए इसका आर्थिक विकास हमेशा से पिछड़ा हुआ रहा है। बेरोजगारी की हमेशा यहाँ पर दर उच्च ही रही है, कार्यबल की हमेशा से जरूरत रही है, बहुत सारे लोग गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं। तो दक्षिण एशिया में इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है ये यहाँ की बहुत बड़ी चुनौती है और इसके लिए 1985 में एक ग्रुप बनाया गया, सार्क, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। ये माना गया कि ये संगठन इन सभी देशों के बीच में सहयोग को बढ़ावा देगा। ये संगठन इस क्षेत्र के गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम में सहायता करेगा, व्यापार को बढ़ावा देगा। सार्क देशों ने ये सोचा कि हम लोग एक ना जनरल सिचुएशंस बनाएंगे, सामान्य स्थिति बनाएंगे ताकि सभी देशों के मतभेद को खत्म कर दिया जाए। सारे देश मिलकर बैठेंगे, मुद्दे पर विचार विमर्श करेंगे, लड़ाई झगड़े की जगह आपसी बातचीत को बढ़ावा देंगे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का विकास करेंगे। और सार्क के माध्यम से भारत ने सभी देशों को सहयोग करा भी है, कॉपरेट किया भी है, लेकिन फिर भी सार्क के माध्यम से भी इन सभी देशों का गतिरोध टूटा नहीं है, गतिरोध सहयोग हुआ नहीं है, गतिरोध रुका नहीं है, बल्कि गतिरोध और भी ज़्यादा बड़ा है। उसका रीज़न ये है कि इन सभी देशों के बीच में ज़मीनी विवाद रहे हैं, जल विवाद रहे हैं, जिसके परिणामतः इन सभी देशों के मतभेद हमेशा से आगे रहे हैं। ये चीज़ें मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर रखी है। यहाँ पर राजनीतिक घर्षण हमेशा बना रहता है। सार्क जो प्लेटफॉर्म है वो चीज़ें उपलब्ध नहीं करवा पाया जो चीज़ें होनी चाहिए थी। हालांकि इस संगठन ने प्रयास तो बहुत किए, लेकिन ये ज़मीनी स्तर पर सफलता हासिल नहीं कर पाया। तो ये चैप्टर यहीं फिनिश होता है। अगर यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है कि दक्षिण एशियाई महाद्वीप की आर्थिक विशेषताएं बताओ, तो आप बताओगे गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में आप देखो तो यहाँ की रैंकिंग बहुत नीचे है। पॉवर्टी इंडेक्स में देखोगे तो यहाँ की रैंकिंग बहुत नीचे है।
दक्षिण एशियाई देशों में क्षेत्रीय सहयोग की गति क्यों नहीं बढ़ी है? उसका रीज़न ये है कि इन देशों के बीच में आपसी जो मतभेद है वो बहुत ज़्यादा है, और बाहरी शक्तियाँ जैसे चीन, अमेरिका, सोवियत संघ इन देशों की आंतरिक राजनीति को प्रभावित करते हैं। तो आई होप से यहाँ से कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो उन क्वेश्चनों का आंसर देने में आप सक्षम हो। आगे चैप्टर में एक निष्कर्ष दिया है और चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। तो चीज़ें समझ में आई या नहीं आई, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। चैनल से जरूर जुड़ें। चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। तो तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में।